नमस्कार साथियों। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024 में आप सभी ने जो भी उम्मीदें बांधी हैं वो अवश्य पूर्ण होंगी। इसी आशा पर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आशावान जीवन रहना अधिक महत्वपूर्ण है। आज की जो बात हम करेंगे वो टू द पॉइंट बात करेंगे। जो हमारा स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई है कल, उसी से संबंध कैसा पेपर आया था, क्या पैटर्न था। क्या ही बात करें पैटर्न की, तो मतलब फिर भी एक ओवरव्यू। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि पेपर कठिन था, इस पर कोई दो राय नहीं है। इसलिए अगर आपका स्कोर कम है या फिर अधर में है, फंसे हुए हैं, ऐसा कुछ, तो कोई डाउट ना रखें। पेपर कठिन था, इस पर कोई दो राय नहीं है। जैसे पेपर का लेवल होता है, एक एवरेज, एक सरल, फिर मीडियम, फिर कठिन होता है ना। जैसे आरओ का पेपर की बात करूँ, वो सरल से मीडियम के रेंज में था, लेकिन जो ये पेपर ये मीडियम से कठिन के रेंज में मतलब, तो इसमें कट ऑफ भी उसी लिहाज से कम जाएगी। इसलिए आप अधिक ध्यान अभी इस पर न दें, लेकिन तैयारी को अपना, क्योंकि हमारे पास देखिए कितना ही पैटर्न बदलें, अडेप्ट हमें ही होना है। मतलब जिस हिसाब से वो बदलेंगे हम उसी अनुसार हमें भी बदलना है, क्योंकि हमारे अनुसार वो नहीं बदलेंगे। वो पेपर को टफ बनाएंगे, कन्फ्यूजिंग बनाएंगे, कुछ भी डाल देंगे, फिर भी पेपर हमें ही देना है क्योंकि सक्सेस हमें चाहिए। कोई बात नहीं, जो भी अभी है, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी पेपर है उसको कठिन था, सरल था, इस सब चीज़ों से हटकर एक एनालाइज करने का कि क्वेश्चनों की प्रवृत्ति, उनको टैकल करना, ऑप्शनों को देखना और क्या सीख सकते हैं हम इससे। मतलब क्या आगे तो यही सब होना है हमारे साथ अगर ट्रिपल एस सी यही एग्ज़ाम कराते हैं। पहला पेपर था जो वीडियो का इससे पहले हुआ था, उस पर हम कह सकते थे कि ये पेपर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, या फिर ऐसे इस पैटर्न जैसे लेंदी पेपर के पैटर्न में वो पेपर आ गया, आगे से आयोग ऐसा नहीं करेगा। लेकिन आयोग ने अब इस बार भी यही पेपर पैटर्न पे डालकर लंबा पेपर बनाकर ऑप्शनेबल एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करते हुए पेपर बनाया गया है। मतलब अब हमें खुद इस अनुसार ढलना चाहिए। जैसे हिंदी की तो मैं बात करूँ, क्या ही करूँ, एक जैसे हम जीएस को पढ़ते हैं ना, राष्ट्रीय जीएस और उत्तराखंड जीएस, उसी प्रकार अब हिंदी भी हमें एक राष्ट्रीय हिंदी और एक उत्तराखंड हिंदी पढ़नी। उत्तराखंड हिंदी का तात्पर्य जो यहाँ की बोलियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी बोली है जो, उसके शब्दों को सीखने का प्रयास। अब ये सच है, ये केवल मजाक नहीं है। मतलब क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन हिंदी में ऐसे आ रहे हैं जो एग्जैक्टली आपके रूट लेवल से आ रहे हैं। मतलब जैसे पहाड़ी में जो बेसिक लैंग्वेज होती है उससे संबंधित आ रहे हैं। इस पर हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले मैं सभी विषयों पर बात करूंगा, हिंदी की पूरे पेपर को एनालाइज करूंगा। आप ध्यान से एक मनोरंजनात्मक तौर पर सुने इसे कि मतलब क्या, अच्छा ऐसे मतलब पेपर जैसा होना था हो गया। अब उस पर हम कोई बात नहीं कर सकते कैसा हो गया, बशर्ते एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि इसको, इससे हम आगे क्या सीख सकते हैं आगे के एग्जामों के लिए। या फिर एक अच्छा ऐसे भी हम पेपर को सभी को कठिन लगा है, ऐसा कोई दो राय नहीं है इसमें। हिंदी हो गया, जीएस हो गया, उत्तराखंड हो गया, सभी के क्वेश्चन मतलब हर एक जगह सरल, किसी के भाग को मैं नहीं कहूँगा, मतलब हर भाग ऐसा था मतलब कि जिसमें टक्कर रही थी। हर जगह कोई भी ऐसा नहीं था कि मतलब हाई स्कोरिंग एरिया रह जाए किसी सब्जेक्ट में। हिंदी एक हो गया, मैं सभी क्वेश्चन पर बात करूंगा, यहाँ के 100 के 100 प्रश्नों पर, सभी पर आंसर की तो आएगी। आप सभी ने आंसर भी देख लिया होंगे, अपना स्कोर भी पता कर ही लिया होगा। आपका कितना स्कोर आ रहा है एक बार कमेंट में भी जरूर बताएं, ताकि हम एक रफ आइडिया या फिर आपके परफॉर्मेंस एक मतलब एक पता चल सके लोगों को भी कि अच्छा सभी इसी रेंज में है, तो अभी घबराने की बात अधिक नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए, हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में मतलब वही पहले से जिसके 17-18 आते थे वो 12-13 में रुक गया होगा इसके, क्योंकि 17-18 तब आते थे जब एक पैटर्न था उसका कि अच्छा इस ये इतना सिलेबस है, इतना करेंगे हम तो हिंदी में अच्छा स्कोर करेंगे। अब ऐसा कुछ सिलेबस है ही नहीं कहीं से। अब ये क्या है, तो जिक्कल काम की उडाइली आई थी, अभी कहाँ है, क्या है ये, कहाँ से पढ़ोगे आप इसे, इन क्वेश्चन। तो ये तो सबके लिए रैंडम है, टफ है, आउट ऑफ द बॉक्स है, बम्पर है, जो भी कहो, तो इस पर अधिक दिक्कत की बात नहीं है। हिंदी का यहाँ से स्कोर 14 से 15 भी कर पा रहे हैं ना कोई, बहुत अच्छा स्कोर है यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो सरल क्वेश्चन थे उनके ऊपर बात करें तो एक जो रेडियो की भाषा की क्वेश्चन आया था, जो श्रव्य भाषा, ये सरल होना था। एक जो धारावाहिक संपादकीय या आलेख वाला था ये सरल था। अंतस्थ व्यंजन वाला सरल था। और एक जो योग रूढ़ है, देशज है, विदेशज है, जिसमें थैला, पंकज, ये सब, ये सरल था। एक विलोम शब्द का युग्म नहीं है, आसपास, वो सरल था। और एक जो था वो संधि वाला पूछा था, अनुवेषण वाला, यण संधि, वो सही थी एक। और जो सर्वनाम का भेद नहीं है पूछा था, अतिवादी सर्वनाम। और जो कुमाऊं निवा आण किसे कहते हैं, ये तो क्योंकि हम अमूमन किताबों में भी पढ़ते हैं तो ये भी सरल की कैटेगरी में था। फिर 4 सेंटेंस दिए थे, उसमें प्रश्नवाचक है, संदेहार्थक है, ये पूछा था, ये सरल था। और 4 एक वर्ड दिया था, उसमें 4 बताने थे, न करने योग्य, न रहने कुछ जहाँ पहुँचाना जा सके, ऐसे क्वेश्चन, ये सरल था। इतने से क्वेश्चन ही सरल थे, मतलब 11 क्वेश्चन जिनको मैं सरल की कैटेगरी में रखूँ। बाकी सब 5 क्वेश्चन लोकोक्तियों से, मतलब बेसिक रूट वाली हिंदी होती जो पहाड़ी हिंदी, उससे आए थे। और 2-3 क्वेश्चन बहुत कठिन टाइप के आए थे, जैसे देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी को अतिरिक्त किस भाषा में लिखा जाता है। अब ये कहाँ पढ़ते हैं, मैंने कहीं नहीं पढ़ा था ये, मतलब ठीक है। तो
ये एक कठिन क्वेश्चन था। और देखिए जैसे बाकी, अब देखिए जैक जुएन है वीक क्वेन है, ये सबसे फेमस जो वायरल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से यही है कि जैक जुएन है वीक। अब देखिए ये बेहद किसी को हो सकता है कि अमूमन सबको समझ, लेकिन जुए का एग्जैक्टली अर्थ निकालना यहाँ पर जिसने किया उसके लिए बधाइयाँ हो उसको, लेकिन हमारे बस मेरे आउट ऑफ द बॉक्स था जो भी था मतलब, तो ठीक है। अब जैसे उडवार, गढ़वाली शब्द उडवार को ही डिफाइन करिए कहा। जौनसारी में जन्म पत्री को क्या कहते हैं वो बताइए। पराई वस्तु के दिखावे में कुछ दो ऐसे क्वेश्चन थे जो हम थोड़ा लॉजिक के आधार पर सही कर सकते थे। एक जो आखन है आंसू ऊनी और घुनन है जय की नहीं ऊनी, ये तो सही था क्योंकि हम थोड़ा सोच सकते थे इस पर, ये सही कर सकते। और पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति जो थी, बिराण सोनान वाला था, वो भी हम सही कर सकते थे थोड़ा सोच समझ के, मतलब ठीक है। तो यहाँ 14 से 15 अगर इसको 14 भी स्कोर है, 13 से 14 स्कोर है, मैं कहूँगा स्टैंडर्ड स्कोर है क्वालिफाई करने के लिए। इसलिए 13-14 भी आ रहा है तो यहाँ इतना कोई भी आपको उतना अधिक, क्योंकि सबका यही आ रहा है भाई। किसने पढ़ा है झिकल कामची उड़ाई, ये बताइए। उडवार किसने पढ़ा है, चाहे टॉपर हो या चाहे बेसिक हो, उसको कुछ तो एक बार साइंस के क्वेश्चन आए तो फिर बनाए हो, वरना कैसे बनाएगा कोई भी ना। पढ़ा है हमने जितना उसी के स्फेयर में सबने पढ़ाई, तो इतना चिंता नहीं। 13 से 14 भी यहाँ पर ठीक। ये तो रहा हमारा। हिंदी पे बात करी, क्या ही बात करी, मैंने बता दिया। हिंदी के 2 सेगमेंट बना लीजिए अब, एक राष्ट्रीय हिंदी पढ़िए, एक उत्तराखंड की बोली भाषा, इसको भी अलग पढ़िए। जैसे राष्ट्रीय जीएस और उत्तराखंड की जीएस पढ़ते हैं ना हम लोग, उसके सॉरी। अब मैं जीएस की बात करूँ, जीएस में भी मैं कहूँ मतलब क्या ही जीएस आई थी, मतलब अभी तक ऐसा हो रहा था ना, जो भी मैंने एग्जाम दिए थे सब में ऐसा होता था कि जो 50-50 आए उसके बाद हम लॉजिक चला पाए। यहाँ लॉजिक कुछ लग ही नहीं रहा है, 50-50 के बाद हर चीज़ तुक्का बन जा रही है। मतलब 50-50 तक तो पहुंच जा रहे हैं हर क्वेश्चन में, लेकिन उसके बाद जो 2 ऑप्शन बच रहे हैं उसमें एक तक पहुंचना बहुत कठिन है। दोनों समान प्रवृत्ति के नजर आ रहे। पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें एक ज़्यादा वेटेज वाला था, तो उस पर जाने पर हमें फायदा मिल रहा था। आज के अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, देखिए जो सरल क्वेश्चन की बात करें, एक तो जो बैरोमीटर वाला था, चलो आप वो सही कर सकते हैं हम लोग। और एक जो भारतीय परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें 4 ऑप्शन थे, 4 इधर साइड थे, तो एक को भी ढूंढने से हम सबको मिला सकते थे। पेपर लंबा था लेकिन कुछ फायदे भी थे इस पेपर, क्योंकि एक भी आ रहा है तो हम एलिमिनेशन के थ्रू पूरा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि कई क्वेश्चन ऐसे टफ थे कि मतलब पढ़ने में ही देर हो जा रही थी, इतने लंबे। अगर कोई आदत का है, जैसे हम पहले से अगर उस पैटर्न पे ढले हैं, तो फिर तो हम पढ़ सकते हैं लंबे क्वेश्चनों को, 4-4 ऑप्शनों को टैकल करने की हमारी क्षमता होती। लेकिन ग्रुप सी के एग्जाम में अमूमन ऐसा जो उम्मीद है वो हमारी ये नहीं रहती, क्योंकि हम वहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब यहाँ क्या है, ये 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 चारों एक प्रश्न बने, अन्यथा ये चारों 4 प्रश्न बनते थे, ठीक है। अब देखिए, अब जो मेक इन इंडिया है कब की पहले, 2014 की पहले। अब उसके 4 स्तंभों की बात करिए बस। अब कौन कितना क्या लॉजिक बिठाओगे, किसको एलिमिनेट करोगे यहाँ से। लॉजिक और तो कुछ खेल ही नहीं है इस पर। नई प्रक्रियाएं जो नहीं होंगी, नई बुनियादी ढांचा जो नहीं होगा, नया गंतव्य जो नहीं होगा, या फिर नया सोच जो नहीं होगा। अब यहाँ पे तो आंसर हम कह देंगे नया डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे कैसे करेंगे एलिमिनेट से। मतलब पहले से ऐसा होता था कि एलिमिनेट हो जा रहे थे। इस क्वेश्चन इस वाले पेपर में बहुत कम एलिमिनेशन लग रही थी 50-50 के बाद। अब थोक मूल्य सूचकांक पे क्या है, अब अगर किसने पढ़ा है उस पैटर्न पे कि हम पढ़ते हैं अमूमन जब पढ़ते हैं कि WPI में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, तो हम केवल कमोडिटीज़ वाले के बेस पे 50-50 तक जा पाते थे। अब जिसने नहीं पढ़ा है, वरना ये तो टफी क्वेश्चन है ना। अब जो सिंगापुर कन्वेंशन था WTO का, वो चलो सरल कहता हूँ, क्योंकि 3 चीज़ें उसमें सिमिलर थी और पर्यावरण वाला उन्हें बीच में डालता, तो पर्यावरण वाला आप हटा सकते। अब जो कंप्यूटर से आया था जिसमें डिनाइल ऑफ सर्विस था कि इतना इतना हैक हो जाता है, वो इतनी सारी चीज़ें अत्यधिक अनुरोध भरकर वैध कर देते हैं। अब मैं तो स्पैम को भी लगा के स्पैम करके आया। स्पैम क्योंकि हम उमूमन स्पैम मतलब जो फर्जी कॉल हो गई या फिर फर्जी मैसेजेस हो गए जो लगातार आते हैं, इसको भी तो कनेक्ट कर सकते हो ना आप उससे। अब वही जो टेक्निकल है इस फील्ड का ही है वो तो करेगा, हमारे लिए तो टफ ही है, क्योंकि जिस जो आएगा नहीं क्या लगाओगे आप। इतना लंबा लिखा है उसने, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर ये 5-6 लाइन का तो क्वेश्चन ही है। पढ़िए, अब पढ़ने तक ही भूल गए पहले क्या पढ़ा था 2 लाइन का। तो पेपर कठिन था, इस पर कोई दो राय नहीं। आप अगर 60+ भी है, मैं कह रहा हूँ मतलब अच्छा खासा स्कोर आपका 60+ होना भी, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि आपका स्कोर अगर ऐसे है तो किस डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए इकोनॉमी के आपने क्वेश्चन देखे होंगे, फॉरेन कैपिटल से, FDI से, इन्वेस्टमेंट से, कितने भर के क्वेश्चन पूछे थे, 4 से 5, और सारे सरल थे मतलब। लेकिन था दिक्कत ये कि 2-2 ऑप्शन है, सॉरी 2-2 स्टेटमेंट और 2-2, 3-3, 4-4 लाइन की लैंग्वेज। ऐसा होता है अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे तो वो लैंग्वेज कैच कर पाएंगे कि FDI FPI उससे संतुलन होता है, यहाँ निवेश होता है, यहाँ विकास होता है। अब ये जो पहले से जिसकी लैंग्वेज में हो तो करेगा, लेकिन इकोनॉमी के इतने सारे क्वेश्चन इस लैंग्वेज पे आ जाना अचानक किसी के लिए असहज भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसने पूछा विदेशी पूंजी निवेश स्तर को सहायक होता है, ज्ञान बढ़ाने में सहायक होता है। अब हम हाँ क्या पता सहायक होता होगा तो लगा सकते हैं इसे, तो दोनों वाले में हम जा सकते थे। अब एक क्वेश्चन देखिए जो मैंने परसों अपनी हिस्ट्री की क्लास में कराया था, जिसमें मैंने चावल को व्रीहि कहते हैं या जौ कहते हैं और गेहूं को गोधुमा कराया था, यहाँ गोमत दिया था। तो आप ऐसे ही हो रहा है। मुझे ये क्वेश्चन देकर थोड़ा तो खुशी हुई कि चलो जो मैंने कराया था एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन गया है।
और एक बजट, नाबार्ड, फेमा, सीपीआई वाला आया था। चलो ये भी आप बजट के थ्रू जा सकते थे, वार्षिक वित्तीय कथन है ना जो, उसके थ्रू आप इसका सही आंसर निकाल सकते थे। अब मत विलास प्रहसन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी करना चाहिए था। पंचायती राज संस्थाएं वाला उत्तराखंड में, अब यहाँ लिखा है कि 1/3 आरक्षण है महिलाओं के लिए, हमें पता है 50% है। तो इनमें फायदा ये था कि एक गलती ये भी थी, इसने कहीं पर तो कौन कौन से कथन सही है पूछा है, कहीं कहीं पर पूछा है कौन कौन से कथन सही नहीं है। अब कहीं तो इसी में फंस गए होंगे कि सही आंसर आता होगा लेकिन सही नहीं है वाले को सही है वाले में लगा के आ गए होंगे। ऐसे कई जगह हो रहा था, एक जगह मैं ही फंस गया था। लेकिन वही है कि अब इतना खतरनाक पेपर पहले ही देखा तो हमारा तो दिमाग ही हिल जाता है ना। तब फिर भी अब जिसने ज़्यादा कामनेस दिखाई होगी, जिसने पेपर सॉल्व अच्छे से किया होगा उसका सक्सेस, मतलब वो थोड़ा 2-4 नंबर का भी अगर ग्रेस पा गया ना उससे, अमूमन सब सेम रेंज में होंगे। ये जो थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा कोई बात नहीं हो जाएगा, थोड़ा 3-4 नंबर आगे जाना है सबसे आपने बस, उससे बन जाता। अब ये बाद में तो कोई भी आराम से कह सकता है बैठ के, लेकिन पेपर पे वहाँ दे के आना कैसा था मैं भी अनुभव करके आया हूँ। तो आप मुझे ये ना कहें कि मतलब अब घर बैठ के एनालाइज कर रहा है ये वो, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा जो। तो देखिए उत्तराखंड में, अब देखिए राजकोषीय नीति में राज की सरकारी राजस्व संग्रहण तथा व्यय क्या क्या, इतना लंबा। अब जिसकी टर्मिनोलॉजी में ये है वो तो बनाएगा ही, जैसे अब जिसकी टर्मिनोलॉजी में नहीं है वो उसका गलत होगा, या तो फिर अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, क्या करूँ मुझे नहीं आता है ये सोच के। लेकिन ये क्वेश्चन सरल थे, मतलब क्योंकि अमूमन दोनों कथन इसमें सही आ रहे थे। अब देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वाला में जो कराया था अपने कंप्यूटर की क्लास में कि एक IP4 होता है, एक IP6 होता है, इसलिए कौन नहीं होता है पूछा है, तो IP11 नहीं होता है। तो कोई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब टफ कहे जा सकते थे, लेकिन जो मैंने कराए थे वो उसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, जो मैंने कराया था हिस्ट्री क्लासेज हो गई, या फिर जो ज्योग्राफी की कराई थी, या फिर अभी जो कंप्यूटर की कराई थी, उस कुछ क्वेश्चन जो टफ की श्रेणी में थे वो इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, अब दक्षिण भारत का मानचेस्टर जो कोयम्बटूर है वो सरल था। अब रिवर्स रेपो रेट देखिए, आता सबको होगा रिवर्स रेपो रेट, लेकिन उसका एप्लीकेशन पूछा है भैया। यहाँ रिवर्स रेपो रेट की बैंक को वहाँ पैसा RBI में बैंक पैसा जमा करेंगे और उसको उस दर पे वो देगा, इंटरेस्ट देगा, ये तो सबको पता है। लेकिन अब उसका मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिक्विडिटी बढ़। अब पहले लिक्विडिटी टर्म कितना टफ है, लिक्विडिटी क्या होती है भाई, तरलता क्या है, अभी इकोनॉमी का टर्म है। अब जिसने पढ़ा है उसको तो पता है लिक्विडिटी की पैसे का फ्लो होता है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो दिक्कत है ना। अब लिक्विडिटी बढ़ती जो होगी घटती जो होगी वो करेक्ट कैसे करेगा। मैं इसे टफ की श्रेणी में ही डालूंगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है नहीं पूछा उसने, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा पूछा है उसने। तो ये इकोनॉमी का UPSC वाला क्वेश्चन है, UPSC में ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। UPSC के पैटर्न के 10 क्वेश्चन ऐसे दिखा दूंगा तो एक्जैक्टली वहाँ डालेंगे तो वहाँ भी टफ की श्रेणी में ही शामिल कीजिए, बशर्ते ये तो वहाँ सरल की कैटेगरी में आएगा। अब एक जो G20 में कौन शामिल हुआ, अफ्रीकी संघ, चलो ये था। अब एक था दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ये सारे एक साइड दिए थे, फिर ऑप्शन दिए थे। ये एक से ही सही हो जाता। अगर आपको बाल गंगाधर तिलक मराठा पत्रिका से अगर कनेक्ट करेंगे तो हम इसे सही कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों में फायदा ये है कि अगर आपको एक भी आ रहा है तो शायद कुछ कनेक्ट हो जाए, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एक भी ढूंढ पाना बहुत कठिन था। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमने देखा। अब देखिए वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, धन विधेयक, ये भी कनेक्ट हो जाता सीधे, ये सरल था। अब देखिए एक था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाला क्वेश्चन। अब इसमें पहला तो चलो सही हो गया, अब फिर 5 राज्यों से गुजरता है, इतना स्पेसिफिक फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं हो गया। जिसने एग्जैक्टली पढ़ा है उसका तो सही होगा। अब जिसने नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं आता था फिर भी मैंने डायग्राम बनाया, चलो हरियाणा ये है पंजाब, फिर भी जब जा रही थी ऐसे 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 जा रही थी, मैंने कहा ऐसे ऐसे भी जा सकती है क्या, मतलब जब हमें नहीं आएगा तो हम कुछ लॉजिक बिठाने का प्रयास करेंगे कि डायग्राम बनाओ जरूर मार्ग जाए। अब क्या क्या ऑप्शन बचता है यहाँ, या तो आप हाँ में जाते या तो ना में जाते। अब प्योर तुक्का है ना, जिसने पढ़ा है तो उसका तो ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है 5 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इस पर क्या दिमाग लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना। तो ये प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन था। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, ये भी मैंने कराया था, चलो ये भी ठीक हो गया। और कर सुधार समिति, जो मैं सरल क्वेश्चन कह रहा हूँ, ये अगर आपके सही हैं तो बने रहें, आपका अभी है फाइट करने का। जैसे मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, एक टफ में ये गलत है कोई बात, जो मैंने इससे पहले बताया वो रिवर्स रेपो रेट वाला वो गलत है कोई बात नहीं, सही है तो फिर तो अच्छी बात है। आप जो ग्रेस के 3-4 नंबरों की बात कर रहा हूँ वो आप आगे जाने वाले हैं। बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ ये सबके सही होंगे तो फिर बराबर स्थिति में है सर। अब जैसे कर सुधार समिति, यूके पेपर में ही आया था चलैया वाला, चलो शिलादित्य हर्ष को कहते हैं, कुछ सरल क्वेश्चन थे। अब इसराइल कौन कौन से देश से बाउंड्री साझा करते हैं, अब ये भी वही, जिसने पढ़ा है उसके लिए तो सरल है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसको तो हवा ही नहीं लगेगी ना इन देशों की, क्या कौन कहाँ, लेबनान कहाँ क्या कहाँ। अब अमूमन हम भूमध्य सागर से कनेक्ट करने के दौरान जिससे फ्रांस लो वो एम्लोमैन करके याद करते हैं, और ऊपर में जो एशियाई कंट्रीज हैं उनको, सॉरी अफ्रीकी कंट्रीज को तो मेटल से याद करते हैं, फिर जो एशियाई कंट्रीज कनेक्ट होती हैं उनको लिस्ट से याद करते हैं। अब जिसको ये लिस्ट पढ़ा होगा वो तो चलो एल से लेबनान, आई से इसराइल, एस से वो निकाल के जॉर्डन निकाल के ईरान को साइड कर सकता था, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो टफ ही है। मैं इसको फिर भी टफ में ही डालूँ, गलत हुआ है कोई बात, ठीक है। अब आया था एक विश्व हॉकी किसने जीता था वो 2023 जनवरी का करंट, वो भी पूछ दिया इसने बेल्जियम वाला।
तो चलो ये तो फिर भी सही होने के चांसेस थे। अब देखिए फिर से एफडीआई में आ गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एफडीआई और एफपीआई दोनों आते हैं, कह रहा है एक स्टेटमेंट कह रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एफडीआई ही एफडीआई आता है, ऐसा कह रहा है। अब कौन सा सही हो, केवल कहेगा तो ऊपर वाला सही होगा ना। ये थोड़ा आप अगर क्वेश्चन पढ़ते भी ना फिर भी सही हो जाने वाले क्वेश्चन, लेकिन दिक्कत ये है कि क्वेश्चन लंबे लंबे हैं, तो कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन इतना लंबा इकोनॉमी का मुझसे नहीं होगा पहले ही वो हार मान जाते हैं। ये तो नहीं करना है, पढ़ना है। अब एग्जाम में वही किसका कितना करता है, सबकी अपनी अलग अलग अप्रोच है, सबकी अपनी अपनी विल पावर और क्षमता है। मतलब क्योंकि अगर पहले से कभी प्रकार के एफपीआई नाम ही नहीं सुने हैं तो फिर कैसे टैकल कर पाएंगे, ठीक है। और अमूमन हम ग्रुप सी के एग्जाम के लिए इकोनॉमी इस स्तर की तैयार नहीं करते। इसमें इकोनॉमी का स्तर बहुत अच्छा दिया है इसने, एक जो पीसीएस लेवल का होता है उस स्तर की। रिवर्स रेपो रेट का इफेक्ट क्या होगा, एफडीआई में ये आएंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ये होगा वो होगा, ये सभी चीज़ें एक अच्छे स्तर की। अब डब्ल्यूपीआई में कितनी वस्तुएं हैं, चलो 69 अब जिसने एग्जैक्टली याद पढ़ा था तो तभी मैं सही कर पाया उसे। अब एग्जैक्टली कैसे सही, मतलब एग्जैक्ट उसके अंक भी उसमें कैसे याद कर पाएंगे। चलो कमोडिटीज ही पूछता तो हमें पता था, तो सर्विसेज हटा देंगे हम। अब 697 आंकड़ा भी याद करना है, बताइए कितना अच्छे स्तर। इकोनॉमी बहुत अच्छे स्तर की पूछी गई थी, मैं मानता हूँ, मतलब कठिन वाले सेंस में कह रहा हूँ। अब एक आया था प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में, इसके भी 3 स्टेटमेंट लंबे पूछते। अमूमन दिमाग में यही करेगा, तीनों पढ़ दिए, चलो तीनों सही लग रहे हैं, सारे लगा देते। बट इसमें बीच वाला नहीं था। मैंने लॉजिक लगाया कि इसमें यार 15 से 25 कह रहा है ना यार, मैंने कहा 15 तो छोटे बच्चे हो जाएंगे ज़्यादा ही, मैंने कहा 18 से 25 होगा, तो फिर मैंने इस सेंस में हटाया था। बशर्ते मेरा सही हो गया, लेकिन लॉजिक गलत लगाया था मैंने। इसमें एज थी 15 से 35, जो भी लगाया मेरा सही हो गया, मुझे इतना ही चाहिए। अब लेकिन हर जगह ये काम नहीं कर सकता ना, ये सभी ने, अधिकांश ने इसमें डी लगाया होगा, मैं मानता हूँ कि अधिकांश ने इसमें डी लगाया होगा, लेकिन इसमें जो दूसरा कथन है वो गलत है। मतलब तो आप ये गलत हुआ है तो चिंता न करें, क्योंकि ये सभी का गलत हुआ है, मन ये समझे, ठीक है। फिर से आ गया इन्वेस्टमेंट से ये प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा, फिर इन्वेस्टमेंट से योजनाएं बढ़ेंगी। ये तो सिंपल है, डिस इन्वेस्टमेंट होगा तो निजी सेक्टर बढ़ेगा। थोड़ा पढ़ना था आपको क्वेश्चन। फिर ज़्यादा सरकार के पास धन आएगा तो विकास योजनाएं पे लगाएगी उस धन को। अब पढ़ा होगा जिसने तो थोड़ा भी सोचा होगा तो वो ये क्वेश्चन टैकल कर सकता है। अब पासेज से जो मैंने कराया था पिछली क्लासेज में, भूगोल की जो पिछली क्लासेज हुई थी ना हमारी, उसमें मैंने सारे पासेज कराए थे, उससे बन गया। अब एक आया था जो फंडामेंटल राइट्स है उसको पवित्र कहा गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब जिसने ये चारों, अब इसमें चारों वाद आपको पता होंगे तब पता कर पाएंगे, पता है आप इस क्वेश्चन को तब टैकल कर। अब केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा है, वो फंडामेंटल राइट और उसके भी थोड़ा संतुलन करता है, इसलिए इसको हटाया मैंने। उसके बाद आता था हमारा मिनर्वा मिल्स के, वो फंडामेंटल राइट और डीपीएस स्पीच के भी संतुलन की बात करता है, वो भी हटा। अब बचे तो एक गोलकनाथ बचा और एक चंपाकम दुराईराजन केस बचा 1951 का, आर्टिकल 46 से रिलेटेड। अगर आपने चंपाकम दुराईराजन केस नहीं पढ़ाया तो अच्छा था आपका, क्योंकि आप सीधे गोलकनाथ पे चले जाते। अब दिक्कत यह थी कि मैंने चंपाकम दुराईराजन केस भी पढ़ा था, वो भी फंडामेंटल राइट्स के हक पर बात करता है। गोलकनाथ वाद भी पढ़ा था, वो भी फंडामेंटल राइट्स के हक पर बात करता है। अब यहाँ से आगे मैं बढ़ नहीं पाया, 50-50 पे तो पहुंच गया। अब कौन सा सही है, अगर ये नहीं पढ़ा होता मैं चंपाकम तो फिर मैं सीधे गोलकनाथ लगा देता। अब मैं चंपाकम भी पढ़ा है कि इस पर भी तो फंडामेंटल राइट की बात की गई है, इस पर भी की गई है। अब ये 50-50 से आगे नहीं बढ़ पाए। अब ये क्वेश्चन कठिन था क्योंकि चारों वादों को आपको पता होना चाहिए था। अमूमन कहीं उन्होंने तो केशवानंद ही लगा दिया होगा, हर जगह कुछ भी केशवानंद दिखे, केशवानंद दिखाई केशवानंद ही टिक कर देते हैं। कई लोग मैंने देखे केशवानंद ऑप्शन में दिख गया तो सीधे उसे लगा देते हैं, अरे वो केवल बेसिक सब। तभी तो कह रहा हूँ क्वेश्चन आज का पेपर थोड़ा अलग ही लेवल का पूछा गया था। तो जीएस भी देख लिया आपने, कितनी भयंकर थी ये, सरल थी कठिन थी, जो भी थी कठिन थी, मैं मानता हूँ कठिन थी। अब उत्तराखंड के क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये कोसी नदी के तट पर कौन ऊपर से नीचे, अब ये जो अल्मोड़ा का निवासी होगा वही कर सकता है। मुझे तो इस क्वेश्चन की हवा ही नहीं लगी, मतलब अब कैसे बनाएंगे बताओ, कहाँ अल्मोड़ा, सोमेश्वर, बेताल घाट, खैरना। अब अल्मोड़ा का जो होगा, जो निवासी होगा वहीं का, उसी एरिया का, तो वो तो चलो बना भी रहे। तो ये कठिन क्वेश्चन था। अब चलो सरकार के वित्त के उससे पूछा गया था ना कि किसका कितना हिस्सा है। अब ये तो चलो हम थोड़ा गैस भी कर सकते हैं, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, गरीब राज्य है थोड़ा, तो सरकार से ज़्यादा अनुदान मिलता होगा और ये एक ही से बन जा रहा था। अगर आपको पहला ऑप्शन आप अगर सबसे ज़्यादा परसेंट वाला केंद्र सरकार से अनुदान वाले को लगाते तो सारा सही हो जाता है इसमें, ठीक है। फिर 5वां धाम यात्रा, चलो ये भी सही है। अब एक और टफ क्वेश्चन देख लीजिए यूपीएससी वाला, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1972 का, उसके 2 कथन दिए कि उस पर जो कस्तूरी, जो भारल है और मस्कडियर है उसको अनुसूची 1 में डाला है, और जो धनेश है उसको अनुसूची 2 में। धनेश तक तो ठीक था, जब मैंने धनेश का ट्रांसलेशन हॉर्नबिल होता है पढ़ा ना, मैं तो वहीं पे चकरा गया। अच्छा धनेश को हॉर्नबिल कहते हैं, मैं तो धनेश को कुछ पौधा टाइप का समझता था। तो धनेश और हॉर्नबिल, फिर ये क्वेश्चन, अब देख धनेश को हॉर्नबिल कहते हैं, ये समझने में ही मुझे यहाँ पे दिक्कत आ गई थी कि अच्छा ये फिर वो क्या ही क्वेश्चन टैकल करता, इससे आगे क्या लगाओगे आप दिमाग में। अमूमन इन क्वेश्चनों में या तो आपको आता है नहीं आता है, तो अब थोड़ा लॉजिक बिठाने का प्रयास करो। हॉर्नबिल हम नागालैंड साइड को पढ़ते हैं,
हॉर्नबिल, जो मैंने लॉजिक लगाया मैं वो बता रहा हूँ। हॉर्नबिल, अब हॉर्नबिल भी मैं बहुत कम नाम सुनता हूँ, जिसका नाम कम सुना जाता है मतलब वो उसकी प्रजातियाँ कम है, मतलब जिसकी कम प्रजाति वाले सेंस में सुना था। मैंने कहा 2 में क्यों, ये भी 1 में ही होगा, इस सेंस में मैंने दूसरे वाले को गलत किया था इसमें। अब इसका ये लॉजिक वाला ये टफ क्वेश्चन है, मतलब बस इतना कहना चाहूँगा कि किसी ने अमूमन सी लगाया होगा, क्योंकि दोनों वाला मैंने कहा हमारी माइंड लॉजिक यही होती है कि जिस पे नहीं आ रहा है सारे सही लगा दो वाला। हमारी क्या सभी की अमूमन अधिकतर की ये क्वेश्चन टफ था। जो टफ कह रहा हूँ अगर वो आपके गलत है तो आप उससे बाहर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब शरो वाला हारुल छोपती लंगवीर, चलो ये सही क्या होगा लोग नृत्य। अब ये क्वेश्चन बताइए मुझे, जो जिम कार्बेट उद्यान का मुख्यालय वाला हो गया, मायावती आश्रम, चैती मेला, झंडा मेला, इसका इसमें तो तीनों सही लग रहे हैं मुझे। मायावती भी चंपावत में है ही, चैती मेला भी काशीपुर में है ही, झंडा मेला भी देहरादून में है ही। अब क्या है इसका आंसर मुझे नहीं पता, आयोग ने डी दिया है, ये पता नहीं क्या है इसका। अब फांसला शिखर शैली देखिए, हमारे सोर्सेज में क्या है, एक सूर्य मंदिर पलेठी वाला दिया है, वो बीएस नेगी में दिया है, चलो वो फांसला शैली का है हमें पता है। अब ये जो 2 मंदिर है, बालेश्वर मंदिर हो गया, वीरभद्र या वासुदेव मंदिर हो गया, ये भी फांसला शैली के दिया है कहीं, अगर दिया है तो अच्छी बात है, वरना अगर जिसने डी किया होगा, क्योंकि मैंने बताया डी वाली अप्रोच होती है जिसमें उपयुक्त तो सभी कहेंगे तो हम डी लगा देते, तो फिर तो ये सही हो जाता, ठीक है। फिर चलो अगला तो सही था ये इबटसन बंदोबस्त वाला, ये तो हम अमूमन पढ़ते हैं, चलो ये सही होना चाहिए था। फिर आया हमारा रौद भूमि, ये भी सही होना चाहिए था। रघुनाथ मंदिर और माता मूर्ति मंदिर, ये भी सही होना चाहिए था। देखिए अमूमन क्वेश्चन क्या बनता है, अमूमन जो एग्जाम होते हैं, रेणुका देवी मंदिर कहाँ है, यहाँ है, ये एक क्वेश्चन बना। माता मूर्ति मंदिर कहाँ है, यहाँ है, ये दूसरा क्वेश्चन। यहाँ क्या है, रेणुका मंदिर, रघुनाथ मंदिर, परशुराम मंदिर, माता मूर्ति मंदिर कहाँ है, ये सब एक ही क्वेश्चन। इसका मतलब है पेपर बहुत लंबा है, आपको बहुत टाइम देना पड़ा था, सोच समझ के लगाना पड़ा था, और एक भी अगर चीज़ आपने गलत जगह कनेक्ट कर दी तो गलत आंसर निकल जाए। यही तो है, अब ये हमें सीखना ही है, इसका कोई विकल्प है ही नहीं। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हमें उसी पैटर्न पे ढलना पड़ेगा ही। अब भरत मंदिर वाला, चलो ये तो थल केदार मंदिर और कटारमल सूर्य मंदिर, ये भी निकल जाता आंसर। ट्यूलिप गार्डन वाला भी सरल था। अब देखिए गढ़वाल में जिसे चौश या चौशवाणी कहते हैं, तो कुमाऊं में क्या कहते हैं उसे, रश या ठटवानी। अभी किसी ने पढ़ा होगा, चलो कुमाऊं वाले को कुमाऊं वाला पता होगा, गढ़वाल वाले को गढ़वाल वाला पता होगा। अब कुमाऊं वाले को गढ़वाल वाला पूछा है, गढ़वाल वाले को कुमाऊं वाला पूछा है, यही तो हो रहा है ना इस क्वेश्चन में। अब हमें कैसे पता होगा ये, अब जिसको पता है वो ठीक है। बेसिक चीज़ें जो उत्तराखंड का जो लोक संस्कृति वाली, लोक कल्चर वाली बात हो रही है यहाँ पे, वही चीज़ें यहाँ पे आई है। चलो बागेश्वर जिला किससे गिरा है, ये आपका सही होना चाहिए था। अब क्रॉपिंग पैटर्न पूछा है, पहले क्या किस क्रम में यहाँ फसलें उगाई जाती है। अब यही दिक्कत है कि इसने क्रम कौन सा पूछा है, इसने आरोही क्रम पूछा है, घटते से बढ़ता पूछा है। अब पहले किसी ने पढ़ा नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा तो गेहूँ होता है, सेंस में उसने पहले गेहूँ से शुरू कर दिया होगा, तो फिर तो गलत हो जाएगा। उसने पूछा है कम से ज़्यादा की ओर, तो मडुआ, गन्ना, धान, गेहूँ, ये था इसका आंसर। अब वही पढ़ना भी इस क्वेश्चन पे, ये तो सही होना चाहिए था, ठीक है। फिर उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग कौन बढ़ावा देता है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कहीं किताबों में नहीं मिलता है। अब अगर आपने कहीं पे होर्डिंग देखे हैं कहीं की पर्यटन विकास परिषद उत्तराखंड या फिर ये, तभी आप इसे कर सकते हैं। एक बाही, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम, ये भी तो अच्छा ही लग रहा है सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है। अब लेकिन कौन निगम से परिषद पे जा पाए वो लॉजिक पे, और आपने जो सुना है कहीं पर कुछ बाहर से देखा है तो फिर कर सकते। चलो पंचबद्री, ये सरल था, ये कर सकते थे। और मुनेर और पौंच, अब देखिए उत्तराखंड मतलब जो भी ये आभूषण है जो पहने जाते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे। ईओ में बना था, आरओ में बना था, इस पे बना है, पिछले एग्जाम में भी बना है। तो आप इस ऐसे टॉपिक जो लगातार आ रहे हैं उनको थोड़ा कवर कर दीजिए, तो ये सही होना चाहिए था, क्योंकि मुनेर कान में हम पढ़ते और वो करते। अब देखिए उत्तराखंड में एमएसएमई पॉलिसी से आया है, 2015 की है बताए, और इसमें भी जो मैंने पीडीएफ पढ़ी थी उसमें बताया था कि उत्तराखंड को 4 कैटेगरी में बांटा गया, और ये कह रहा है 5, और आयोग ने इसका आंसर ये सही करा है। अब क्या है इसका मुझे रोल पता नहीं, लेकिन ये टफ क्वेश्चन है। आप अमूमन अगर दोनों लगाए तो गलत होता था, जो हमारी अप्रोच है ना कि दोनों को सही लगा देते हैं वाला। इस बार हर जगह काम नहीं कर रही है वो, कुछ कुछ पे काम करेगी, कुछ कुछ पे पूरा लेके डूबेगी वो, ठीक है। अब घी संक्रांति को और क्या, चलो ये सही होना चाहिए था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लखवाड़ मेला जौनसार बाबर है, मुझे पता था, चलो हाँ। शनिगाड़ मेला के बारे में मान लिया जाए, जगह नहीं पूछिए। सेल्कू उत्सव उत्तरकाशी में होता है, पता था। हरियालीपुरा उत्सव चमोली में होता है, पता था। लेकिन फिर भी आपको जो भी ये पता था इससे क्वेश्चन नहीं बन रहा था, उसने अलग ही पूछा इसमें। हरियालीपुरा उत्सव विवाहित कन्याओं से, और शनिगाड़ मेला चैत्र नवरात्रि में मनाया जाता है। अब कैसे लगाओगे, इन दोनों में से एक को हटाना था। देख दोनों सुनने में सही लग रहे हैं, हो सकता है सोनगाड़ मेला चैत्र नवरात्रि को मनाया जाता हो सकता है हरियालीपुरा में विवाहित महिलाएं ही आती हो। अब जिसने पढ़ा है तो वो कर सकता है, कहाँ पढ़ा होगा मैं कह रहा हूँ, कौन बताता है इतनी कहीं बताइए इतनी सारी योजनाओं जो भी ये मेले हैं कि सब में विस्तार से, और कहीं बताई भी है तो क्या हमारे पास इतना पढ़ने का समय है, ऐसे तो हमारे पास इतने इतने मोटे मोटे ग्रंथ हो जाएंगे। अब यही है जिसने हटा पाएगा। अब मैंने इसमें जैसे अब एक गेस करना ही था, मैंने सोचा कि अच्छा चलो होता होगा विवाहित कन्याएं
सोनगाड़ को मैंने पीछे भेजा, तो अब मेरा सही हो गया। अब ये किसी का सही होता, किसी का गलत होता, हो सकता है मैं सोनगाड़ वाला लगा देता। इस पर कोई वो नहीं है, मतलब जो ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ये सबके गलत भी हुए हैं, तो इस पर कट ऑफ का कोई वो नहीं। लेकिन जो सरल, अगर आपने वो गलत किया तो फिर आप हट बाहर से। अब जैसे वाराही मेला वाला, हाटकालिका वाला, ये सही होना चाहिए था। मालूशाही जागर, ये सही होना चाहिए था। और उसके बाद जो सिडकुल की स्थापना, ये सही होना चाहिए था। चैत के महीने में नाचनो मैनो, ये तो सभी ने 2 लगाया हुआ, ये सही होना चाहिए था। देवस्थल वाला, ये सही होना चाहिए था। अब ये योजनाएं वाला, मुझे इसका कुछ भी नहीं आता था। अगर किसी को एक भी योजना आती थी तो ये सही हो जाती है, अगर एक भी आती है तो सही हो जाती है, अन्यथा ये भी टफ की श्रेणी में ही है। ठीक है, अब 1 जिला 2 उत्पाद, ये भी सरल हो गया था। अल्मोड़ा को बाल मिठाई से कनेक्ट करते और हरिद्वार को गुड़ से कनेक्ट करते, हो जा रहा था ये भी। अंग्रेजी शिक्षा किसमें, ये भी कहीं रिपीटेड क्वेश्चन है प्रताप शाह। गोठ, अब गोठ अमूमन सुनते हैं, ये भी एग्जाम में आया, तो ये भी चलो आपका सही होना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं, अमृत गंगा मंडल में बाल खिला से मिलती है। चलो ये एक स्टेटमेंट नहीं है, 4 स्टेटमेंट, यानी आपको हर एक का पूरा पता होना चाहिए था, तब आप ये क्वेश्चन करते। अच्छा, अमृत गंगा मंडल में बाल खिला में मिलती है, पता था तो चलो। केदार गंगा गंगोत्री में गंगा से मिलती है। हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में अलकनंदा से मिलती है। ऋषि गंगा ऋषिकेश में गंगा से मिलती है। आपको ये सारी नदी पूरा तंत्र पता होता तब आप ये क्वेश्चन टैकल कर पाते। पेपर देख रहे हो किस स्तर का पूछ रहा है, किस पैटर्न में पूछ रहा है। अब ये देखिए, आधुनिक कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट थी, पता नहीं, मैंने तो जोशीमठ पढ़ी थी। अस्कोट की पहाड़ियों में गोमती नदी निकलकर काली नदी में मिलती है। अब गोमती नदी तो मैं बैजनाथ बागेश्वर उस एरिया से पढ़ता था, तो मैंने तो इसमें दोनों को गलत कर दिया था, लेकिन आयोग ने दोनों को सही दिया है। पता नहीं क्या है इसका आंसर। कंकोड़ा खाल बेकार आंदोलन, चलो ये सही होता। देवी धुरा मेला वाला, चलो सही होता। ज्यूला भूमि को मापते हैं, ये भी दिया है किताबों में, चलो ये भी सही होता। विधिक और न्यायिक अकादमी भवाली वाला, चलो ग्राम्य संस्थान विकास वाला, ये सही होना चाहिए था, क्योंकि किताबों में दिया उसे तो नहीं छोड़ना है महाराज, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं। अगर आप क्योंकि सारे ऐसे क्वेश्चनों को जो छोड़ोगे तो फिर तो कैसे बनाओगे। अब ये देखिए, उत्तराखंड के एक्सपोर्ट आंकड़ों को पहले आपको ढूंढना है, फिर पढ़ना है, फिर उसका क्या क्या उत्पाद है वो देखना है, फिर परसेंटेज देखना है, फिर सबसे हाईएस्ट ढूंढना है, फिर आपको एग्जाम में जाके क्वेश्चन सही करना है। इसने क्या पूछा है, नवंबर 2022 के उत्तराखंड के निर्यात आंकड़ों में सर्वाधिक निर्यात क्या किया गया। अब कितना टफ क्वेश्चन है यार, कहाँ से बनाएंगे ये परसेंटेज, कौन पढ़ाता है ये करंट में, कहीं पढ़ा है आपने तो फिर तो हो गया, चलो बन गया आपका, अन्यथा ये टफ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देवदार का वृक्ष का वानस्पतिक नाम, सारे तो सेम ही लग रहे हैं, साइट्रस सेड्रस सायोटिना। अब जिसने एग्जैक्टली पढ़ा है वो सही करेगा, अन्यथा कठिन नहीं। ऐसे क्वेश्चन है जो हमें अमूमन नहीं सुनने में आते हैं, जो हम परंपरागत तरीके से पढ़ते हैं ना, उसमें ये नहीं मिलते। अब डायनेमिक अप्रोच भी अपना है, तो कहाँ से अपना है, मतलब क्या सारे वृक्षों के वानस्पतिक नाम याद कर जाएं, नहीं कर सकते ना ये तो। अब देखिए कालू मेहरा वाला, चलो ये सही होना चाहिए था। डेकरा, चलो ये भी सही होना चाहिए था, क्योंकि ये किताबों में मिलता है। अब देख लिया हमने जीएस का भी, कैसा लगा, मुझे तो टफ की रेंज और जो मध्यम श्रेणी है उसके बीच का ही लगा। सरल क्वेश्चन तो 10-12 थे, बाकी तो सब, तो जैसे मैंने बताया कि जो अधिकतर क्वेश्चन थे वो तो सरल तो बहुत कम थे, 10-12 थे। अधिकतर थे जो मध्यम से कठिन की श्रेणी में थे। अगर मैं जीएस का ओवरऑल कंक्लूजन निकालूं, एक सामान्य से जितना भी पढ़ा होगा, जिस स्तर का पेपर था, अगर आप 90 में से यहाँ जीएस में 60 तक भी लेके आ रहे हैं तो आप अच्छे स्कोरिंग एरिया तक पहुँचे। क्योंकि कहीं पढ़ने वाले, अब कोई टॉपर हो या फिर कोई सबसे आया पढ़ा हो, अब झिक्कल कामची उडायर कहाँ से पढ़ेगा वो ये बताओ, टॉपर भी है या फिर कितना ही भी पढ़ के आया है, सालों से पढ़ रहा है, ये तो कहीं नहीं पढ़ा होगा ना उसने, ये तो सबके लिए समान है मतलब। तो जो कठिन क्वेश्चन थे ऐसे थे कि वो सब क्यों नहीं आते थे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे, तो उस पर आपको चिंतित नहीं होना कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ के क्या होगा उसके लिए भी वो कठिन ही थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप 90 में से 60, अब 60 मेरे ख्याल से आ सकते थे, थोड़ा बहुत, क्योंकि 30 क्वेश्चन हम छोड़ जा रहे हैं, और जो आपको वो बचा 10 नंबर की रीजनिंग बची, उसमें अगर 6-7 कर रहे हैं, यानी 66 से 67 तक आप पहुँच रहे हैं। यानी अगर आप 65 से ऊपर तक पहुँच रहे हैं, 65 के आसपास, मैं कहता हूँ 62 के आसपास, मैं कहता हूँ 60 भी कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी अब इसमें पोस्ट कम है पिछली बार की अपेक्षा, तो फिर भी 62 से ऊपर तक मैं कह सकता हूँ कि फिर भी ठीक ठाक स्कोर है। आप उम्मीद एक रख सकते हैं, बस अब उम्मीद यानी कि पूरा ही निश्वस्त होकर आराम से बैठे अपनी तैयारी करें, लेकिन एक दिमाग में रहे कि 62 नंबर मेरे वहाँ भी बन रहे हैं, तो क्या पता, पूरी होप न रखें। 65 वाले तो मैं कहता हूँ पूरी होप रख सकते हैं, क्योंकि इतना तो हो ही जाएगा जिस हिसाब से मेरे ख्याल से पेपर आए। और बाकी इतना ऐसा ही था, क्या कर सकते हैं, हमें खुद ही अडेप्ट होना है, सीखना है, लर्निंग करनी है। अपने आगे से भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ थोड़ा अलग तरीके से हम एक अप्रोच बनाएं। अभी मैं जो आबकारी का पेपर होने वाला है उसके लिए एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी लेकर आऊँगा, जिसमें सारे टॉपिक्स का ब्रेक डाउन किया जाएगा, कंप्लीट ब्रेक डाउन किया जाएगा, स्ट्रेटेजी 30 दिन की पूरी बताई जाएगी। ठीक है, तो आप अभी ये काम करिए, आपका जो स्कोर बन रहा है वो अपने कमेंट में जरूर पिन करिए। और कि अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।